हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट की पाठशाला। सबसे पहले आप सभी को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारा समृद्धि, विकास और बहुत सारा अच्छे दिन आपके लिए लेकर आए। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं मार्केट आउटलुक। और कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डरावनी लग रही हैं कमिंग क्वार्टर्स, कमिंग मंथ्स के लिए। उनको एक बार जानना, देखना, समझना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ यूएस का मार्केट। मैं डाउ जोन्स का चार्ट, डेली का चार्ट पकड़ के बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। डेली के चार्ट पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि डाउ जोन्स थोड़ा सा करेक्शन दिया। जो हमारा प्रीवियसली मार्क डिमांड जोन था जो चला, वो फाइनली टूट गया। अब वो सब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। प्राइस वहां से नीचे की तरफ गिरती हुई दिख रही है। आई कैन एक्सपेक्ट द प्राइस to 32,000 in the near term, and once this demand zone is broken off, we should be looking for lower targets or the prior lows in Dow Jones. मैं आरएसआई की हेल्प से अगर देखूं कि आरएसआई किस तरीके से यहाँ पर रोल प्ले किया है, तो वो भी एक बहुत ही देखने वाली चीज है कि किस तरीके से मोमेंटम हमने प्राइस में देखा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आरएसआई का जो यूज करके, जब हम प्रीवियसली यहाँ पर हाई बनाए थे और आरएसआई फिर यहाँ पर आए, फिर से टच किया। तो आप मेरी नीचे वाली स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर आरएसआई इस पॉइंट पर, ठीक है। जब मैं इस वाली प्राइस पर आया था तो मेरा आरएसआई वाज समवेयर क्लोज टू 74, ओके, इस पॉइंट पर, ठीक है। और जब मैं सेम प्राइस को यहाँ पर अचीव कर रहा हूँ तो मेरा आरएसआई कितना है? 48। फोकस ऑन दिस एरिया, 48, ओके, दिस एरिया। तो प्राइस सेम लेवल पर है, बल्कि इससे थोड़ा सा ऊपर ही थी, और मेरा आरएसआई के अंदर मोमेंटम था नहीं। तो ये तो क्लियर था कि बॉस प्राइस ऊपर नहीं जा पाएगी, प्राइस को गिरना ही है, मोमेंटम मिसिंग था। तो एक ये इंडिकेशंस था जहां से मैंने एक आप लोगों के लिए सामने प्रेजेंट की कि मार्केट मुझे यहाँ से बीरिश लग रहा है अब। दूसरा एक्सचेंज हम सॉरी दूसरा हम इंडेक्स पकड़ते हैं डाउ जोन्स के बाद नाइस्डैक आपके लिए। और चलिए तो आरएसआई को फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ देखेंगे तो यहाँ की कहानी थोड़ी सी डरावनी है, जिससे डरना जरूरी है यहाँ पर। आप देखिए, प्री कोविड का जो हमने हमारा प्रीवियस लोज थे, हम लोज को अभी 2 महीने पहले टच किया था, और अभी फिर से उसी लेवल पर आके नेस्डेक में खड़े हो चुके हैं, जो कि इवेंचुअली कुछ दिनों के अंदर ये नया लो, ये भी लो टूट जाएगा और हम एक नए लो की तरफ तैयार हो जाएंगे। तो समवे विल रीच टू 9,908 एरियाज। उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि हम ये सस्टेन करेगा ये एरिया, और शायद हम लोग कहीं ना कहीं इन एरियाज की तरफ जाएंगे, जो कि 8,700 और नीचे की तरफ 7,400 के लेवल्स को देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। S&P 500 को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी पे चलेंगे, जहां हमारा सबका इंटरेस्ट रहता है जनरली। S&P 500 का चार्ट देखें तो ये क्लियर एक डिमांड जोन थी, जो सिमिलर पिक्चर है जो डाउ जोन्स का था। डिमांड जोन नहीं चली, सप्लाई जोन बन गई, और वहीं से प्राइस गिरती हुई नीचे चल रही है। ये सपोर्ट्स अब यहाँ कुछ है नहीं डेफिनेटली, सो वी आर हेडिंग फॉर द न्यू लोज। और एक बार ये लो निकल गया तो उसके बाद में एक बार यहाँ पर थोड़ा पॉज लेगी प्राइस, विच इज 3,200 ऑड लेवल्स। और इसके बाद में मुझे लगता है कि शायद हम लोग वी आर हेडिंग फॉर 2,840 ऑड लेवल्स। तो मार्केट में थोड़ा सा एक खराब सा समय हो सकता है। उसके कुछ रेशनलीज हैं, कुछ और हैं, वो भी मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगा। कई बार लोग सीजनैलिटी की बात करते हैं कि जनवरी में जनरली ऐसा देखा गया है, बजट से पहले का मार्केट या फिर जनवरी मंथ में मार्केट ऐसा परफॉर्म करता है। इस बेसिस पर लोग ट्रेड करते हैं सीजनैलिटी को लेकर। मैं उन सीजनैलिटी को नहीं मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर सब कुछ चीजें सीजनैलिटी के हिसाब से चले या एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से चले, तो मार्केट तो कभी भी एक रेंज में ही खेल पाएगा। सपोर्ट से चलेगा, रेजिस्टेंस से टूट जाएगा, सपोर्ट से चलेगा, रेजिस्टेंस से टूट जाएगा। एक बैरियर फिक्स हो जाएगा प्राइस का। प्राइस कभी भी नया हाई नहीं मार पाएगी, कभी भी नया लो नहीं मार पाएगी, अगर हम सीजनैलिटी की बात करें या फिर हम किसी भी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी की बात करें। तो प्राइस को डेफिनेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। सीजनलिटी रोज नई बनती है, नई नई टूटती रहती है। तो उस बेसिस पर अगर कोई काम अपना कन्विक्शन लेकर आगे प्रोसीड करता है तो वो थोड़ा सा ही डेंजरस सा स्टफ हो सकता है, ठीक है।
साथ में मैं आपको यहाँ पर सीजनलिटी मैंने आपको कन्वे कर दिया। आप बजट का टाइम आने वाला है, ज़्यादा 20 दिन के अंदर गर्म माहौल हो जाएगा बजट को लेकर। सारी स्ट्रेटेजीज एक कंडीशन ऑफ मार्केट में नहीं चलती हैं। कुछ लोग ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं इस रिस्पेक्टिव मार्केट क्या है। कुछ लोग ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव व्हाट एवर द मार्केट इज। कुछ लोग सिर्फ अल्फा जनरेट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करिए, ना कि अपने हिसाब से ट्रेड करिए। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट डिसाइड करता है कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले 2 ढाई महीने से चैनल बनाए हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड में की बात है, अभी ज्यादा बहुत बड़ा अंतराल नहीं हुआ है मुझे चैनल बनाए हुए। मैंने सारे तरह के ट्रेड्स दिए हैं आपको। हमने ऑप्शंस बाय भी किए हैं, हमने ऑप्शंस सेल भी किए हैं, हमने रेंज बाउंड भी मार्केट खेला है, हमने निफ्टी में भी ट्रेड लिए हैं, हमने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड सेटअप शेयर किए हैं, यूएसडी आईएनआर में भी किए हैं, पर रोज नहीं किए। कभी स्टॉक्स की बात की है, कभी पीएसयू की बात की है, कभी आईटी सेक्टर की बात की है, कभी फार्मा की बात की है, कभी रिलायंस की बात की है, कभी फाइनेंस स्टॉक की बात की है। तो मार्केट जैसा है ना उसकी उस हिसाब से चलना चाहिए। अपना अगर हम बना के चलेंगे भाई मैं तो यही काम करूंगा, तो उन ऐसी स्टाइल को बाहर जाने में टाइम नहीं लगता है मार्केट से। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटते हैं बनते हैं, मैं उस मेरा जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो वही है। जब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाता है यानी कि दैट इज समथिंग हैज बीन वायलेटेड, मैं वहां पर एक्टिव होता हूँ। किसी न किसी को तोड़ा यानी कि कोई सपोर्ट टूटा यानी कि उस सपोर्ट को तोड़ने के लिए कोई पावरफुल इंसान आया होगा ना सामने से। सम इंस्टीट्यूशनल पावर वुड हैव कम, अ फ्रेश मनी इन अपोजिट डायरेक्शन वुड हैव बीन फ्लोड, देन माय व्यू स्टार्ट जनरेटिंग। सो दैट इज माय कोर competency। मेरा कोर वर्किंग स्टाइल वही है। जहां पर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटते हैं वहां पर मी आई माई सेल्फ गेट एक्टिव। और वही मेरे जोन्स होते हैं क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, न्यूली फॉर्म्स होते हैं। उन पर अभी अभी नया पैसा लगाए और वहां पर ही बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। एक सिंगल लाइन में मैंने अपनी काम करने का तरीका आप लोगों को समझा दिया। चलिए तो अपना थोड़ा सा आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपने इस चैनल को सहयोग किया। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 31 अगस्त को चैनल बनाता तो एक सितंबर बोल लीजिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हार्डली 3 साढ़े 3 महीने हुए हैं। 10,000 व्यूज आप लोगों ने बना के दे दिए हैं। 300 से ज्यादा घंटे आप लोगों ने देख लिए। 201 सब्सक्राइबर बेस है मेरा इस समय पर। एग्री करता हूँ ये थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट की बात है, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस नहीं आएंगे इतनी जल्दी, कंटेंट के हिसाब से आते हैं, विच इज स्टिल फेयर। नो हरी, मैं पैसा बनाने नहीं आया हूँ यूट्यूब से, ज्ञान देने के लिए आया हूँ। पैसा मेरे पास बन जाता है। आई डू माई ओन ट्रेडिंग इन मार्केट। सो दिस इज नॉट माई सोल इनकम, इसलिए मैं अपने प्रॉफिट्स भी आपको शेयर नहीं करता, क्योंकि मुझे प्रॉफिट शेयर करके सब्सक्राइब बेस नहीं बढ़ाना है। मैं उस गेम में नहीं जाता जो बाकी यूट्यूबर जाते हैं। सभी यूट्यूबर्स को ऑलमोस्ट मैं जानता हूँ। तो पर्सनल ट्रेडिंग में वो लोग कैसा कर रहे हैं और एक्चुअल में वो लोग कितना कमाते हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। आई विल से 180 डिग्री अपोजिट। मुझे वो सब स्टफ नहीं करने, मैं इसलिए ना ही कोई प्रॉफिट दिखाता हूँ ना ही कोई लॉस दिखाता हूँ, मैं ना ही अपने ट्रेड का कभी वॉल्यूम दिखाता आपको। तो ठीक है, इसलिए मैं स्लो ग्रो करूंगा लेकिन मैं ग्रो करूंगा। कोई बात नहीं, 3 महीने में 201 हुए हैं। 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 5 साल में 1000 क्रॉस होंगे, चलेगा मेरे को। अगर आपको सहयोग कर सकते हैं तो आप करिए। सहयोग करेंगे, ज्यादा व्यूज ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो शायद मेरी लाइव भी मैं आना स्टार्ट कर दूं, जहाँ मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस लेना आपके स्टार्ट कर दूं, जहाँ मैं आपसे वन टू वन इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दूं, एट रोज नहीं एटलीस्ट वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ टाइप की फ्रिक्वेंसी पे, सो दैट आप लोगों को भी बहुत सारा सीखने को लाइव में मौका मिले मेरे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों से और आगे की बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की, मार्केट में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और मैंने किस तरह से फिगर आउट किया। निफ्टी का देखें अगर मैंने मंथली का अगर परफॉर्मेंस देखा तो इस चार्ट में आप मोटा मोटा देख रहे होंगे कि सब कुछ तो आपको बॉस रेडी नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक 1.16% अप, एक्सिस बैंक 4.5% अप, इंडसइंड 4.8% अप था, ओएनजीसी 6% अप था, बाकी तो सब रेड है बॉस मंथली बेसिस पे। तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है मेरा। वीकली परफॉर्मेंस देख लेते हैं, चलो वीकली तो बहुत चमक रहा है, पूरा ग्रीन है अपना मार्केट। अच्छा है, गुड। तो मंथली बेसिस पर तब अपनी कहानी खराब है, वीकली पे कहानी अच्छी चल रही है। डेली देखने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि डेली मैंने आपको बताया मार्केट कर क्या रहा है, ऊपर जाता नीचे जाता है, लोगों को पागल बना रहा है। 42 की कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन हमने 500 रुपये, 505 के लिए जो बेच के जो पूरा पैसा पॉकेट किया वो यही रीजन था, मार्केट कुछ नहीं करेगा।
गोइंग फॉरवर्ड मैंने मेजर स्टॉक्स के ओपन इंटरेस्ट सुबह चेक किए हैं, उनके प्राइस एक्शन चार्ट भी देखे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत टाइट रेंज के अंदर है और एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, किसी भी तरह वो ब्रेकआउट हो सकता है। मुझे नहीं लग रहा है बहुत जल्दी होगा, कुछ दिन मार्केट और साइडवेज रहने की उम्मीद है, आसार है। उसके बाद में हम लोग ब्रेकआउट की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। मंथली परफॉर्मेंस देखा है, 3 मंथ का परफॉर्मेंस अगर चाहे तो 3 मंथ का परफॉर्मेंस भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और तो 3 मंथ का परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल्स की तरफ है डेफिनेटली। मार्केट ऊपर ही जाता है टाइमली, और ऊपर बड़ी पिक्चर हमेशा अच्छी दिखती है, क्योंकि मार्केट ओवर द लॉन्गर पीरियड इन टाइम हमेशा ऊपर ही जाना है। शॉर्ट टर्म मार्केट गिर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको फिर उनको बैलेंस करना भी आना चाहिए। आपके सामने मैं कुछ चीज़ें आज शेयर करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, मैं किस बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस आप लोगों के सामने शेयर कर पाता हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने अभी शेयर करता हूँ। ये इस बारे में मैंने कभी पास्ट में आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया, उसके पीछे रीज़न यही था कि मैं ये जो प्रोजेक्ट था, ये पर्टिकुलर जो स्टडी थी, इस पर कुछ यूएसए लेवल पर बाहर कहीं पर कुछ पेपर फाइलिंग होती होना बाकी थी हमारे एंड पर, जो कि अभी फाइनली हो चुकी है, तो अभी इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर सकता हूँ। बट फिर भी मैं पूरा डिस्कशन इस पर नहीं करूँगा कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। सम वन हैज वर्क विद मी, and it is a really nice work that has been generated out of months and months of research. तो ये कॉम्प्लिकेटेड सी फाइल आपके सामने है, मैं छोटा सा शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा ये फाइल के बारे में आपको, कि ये क्या है। ये बेसिकली एक रैंकिंग सिस्टम है, हम मंथली बेसिस की रैंकिंग की अभी स्टडी कर रहे हैं। तो ये हर सेक्टर को एक हमने एक रैंकिंग दे रखी है, और इसके अंदर हमने स्टॉक्स को भी रैंकिंग दे रखी है। हम सिर्फ अभी इंडेक्स की बात करेंगे, मेजर मेजर सेक्टर्स की बात करेंगे, और इंडिविजुअल स्टॉक की बात अभी नहीं करेंगे, वो वन टू वन बेसिस पर आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी, फार्मा, मीडिया और आईटी, ये तीन सेक्टर लगातार डाउन रैंकिंग पर है, 22, 21, 20, और उनका पायदान हमेशा बॉटम पे रहा है हमेशा। तो आपने अगर देखा होगा, जनवरी में निफ्टी आईटी की रैंकिंग एक से सीधा उठाकर इसको 5 पर पटक दिया गया था। इस चीज पर फोकस करिए, एक पर रैंकिंग चल रही थी और ये यहाँ पर लाके एकदम लगातार इसको 5 पर पटक दिया। निफ्टी आईटी को जो लोग कुछ जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो इस चैनल को देखेंगे भी इस वीडियो को, जब मैंने बोला था निफ्टी आईटी यहाँ से आधा होना है, तो कुछ लोग हंसे थे कि निफ्टी आधा हो जाएगा भाई, क्या बात कर रहे हो। तो टाइम लगा, लेकिन निफ्टी आईटी आधा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इसी कुंडली से निकल कर आती हैं, ये पूरे मार्केट का कुंडली मुझे निकाल के दे देता है। तो निफ्टी आईटी में मेरा व्यू था कि निफ्टी आईटी को यहाँ से आधा होना है। रीजन ये था कि सीधी इसकी रैंकिंग को उठाकर लगातार ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और उठा के एक से सीधा 5 रैंक में भेज दिया, उसके बाद इसकी रैंकिंग 20, 22, 20, 22 की रैंक में चल रही है अभी भी। तो निफ्टी आईटी, मीडिया और फार्मा को, क्योंकि बॉटम ऑफ द पार्ट है, तो इनके अंदर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर और ऊपर की तरफ बात करें, जहां पर इंटरेस्टिंग सा स्टफ है, थोड़ा ऊपर से बात कर लेते हैं। पीएसयू बैंक नंबर 1 के पायदान पर बैठे हुए हैं, निफ्टी मेटल नंबर 2 के पायदान बैठा हुआ है, निफ्टी बैंक तीसरे पायदान पर बैठा हुआ है, और प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक 5 के पायदान पर बैठा हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज 7 के पायदान पर बैठा हुआ है। एफएमसीजी के अंदर एक नोटिसेबल चेंज देखा गया है कि 20, 21, 22 की रैंकिंग पे घूमा रहा है पूरी साल तक, और अभी पिछले कुछ महीने से उसकी रैंकिंग में क्या है, अंदर इजाफा पाया गया है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अदर सेक्टर्स टू द एफएमसीजी, यानी कि पीपल आर ट्राइंग टू प्ले वेरी डिफेंसिव इन ए सेफ मैनर, एंड हेंस द मनी हैज कम इनटू द एफएमसीजी सेक्टर। यहाँ से ये चीज हमें क्लियर हो रही है। ठीक है, निफ्टी पीएससी की बात करें तो निफ्टी पीएससी का आप देखें तो इसकी रैंकिंग 20, 21 के पायदान के आसपास चलती थी, जो कि 8 और अभी काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। निफ्टी एनर्जी बहुत खास एक प्राइम फोकस रखने वाली चीज है, जिसकी रैंकिंग देखिए, अभी 2 महीने तक एक एक पे भी था, फिर 2 पर आया है, 2 के बाद 6 पर आया, 7 पर आया, और अब 11 पर हो गया। तो अगर मार्केट को गिरना होगा तो सबसे पहले एनर्जी सेक्टर के अंदर एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। ऑटो को भी देखें तो ऑटो का भी इंडेक्स का जो रैंकिंग थी, वो 2, 5, 5, 5, 3, 2, 9 और 12, सीधा 3, 9 और 12 पटक दिया। तो ऑटो भी एक ऐसा सेक्टर है, जो मार्केट गिरेगा तो ऑटो सबसे पहले ही गिरेगा या फिर ज्यादा टूटेगा। तो यहाँ से आउट परफॉर्मर्स और अंडर परफॉर्मर्स आप समझ सकते हैं, जो मैं करने करने की
बात कर रहा हूँ। तो ये तो थी मंथली बेसिस की फाइल। आइए आपको वीकली बेसिस पर भी थोड़ा-सा कन्वे करा देता हूँ कि वीकली बेसिस पर हम लोग किस तरीके से मार्केट को देखते हैं और मार्केट क्या लगता है यहाँ से। ठीक है? ये मंथली फाइल है, मेरी वीकली फाइल ये रही। मेरी वीकली फाइल नहीं खुली, जस्ट लेट मी ओपन फ्रॉम माय डाउनलोड्स। ये सिस्टम थोड़ा मैंने चेंज किया है, तो चीज़ें अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं है मेरे एंड पर इस पे, इसलिए इस तरह का हिसाब से हो रहा है। सॉरी गाइस, अभी भी मैं अंडर द वेदर हूँ, तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, बट बहुत दिन हो गए, मैंने कहा और आपको पिक्चर दिखाना जरूरी था। तो ये वीकली ट्रेंड है मार्केट का। वीकली ट्रेंड आप देखिए, निफ्टी बैंक दूसरे पायदान पर, निफ्टी प्राइवेट बैंक 3 पर, निफ्टी मेटल 4 पर बैठा हुआ है, फाइनेंशियल 5 पर बैठा हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज बैठा हुआ है 6 पर। निफ्टी पीएससी आप देखें 6 पर यहाँ पर 6 पर बैठा हुआ है फाइनेंशियल पीएससी, और फाइनेंशियल सर्विसेज 5 पर बैठा हुआ है। ठीक है? इसमें भी मोटा मोटा वही है, निफ्टी फार्मा मीडिया से थोड़ा दूर रहे, आईटी के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंजेस अभी भी नहीं देखा गया है। ठीक है? ऑटोज का मैंने आपको जैसा बता दिया है कि इसकी एक लंबी ठुकाई की तैयारी हो रही है, और थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच के रहें। और ये क्लियर हो चुका है कि जिस दिन मेटल अगर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ऊपरी पायदान पर भी बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाना अंत आ चुका है मार्केट का। अगर मेटल गिरना स्टार्ट होंगे, एंड समवेयर मेटल्स आर रिलेटेड टू द ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस एज वेल। तो कहीं ना कहीं कोविड की जो बातें दोबारा चल रही है, तो कोविड अगर दोबारा से राइज करता है, तो डेफिनेटली मेटल के अंदर एक हाई देखी जा सकती है ग्लोबल सप्लाई फोर्सेस को लेकर, और स्पेशली फ्रॉम द चाइना साइड। एंड उसके रिजल्ट हम ओवरऑल पूरे मार्केट पर हम लोग आते हुए देखेंगे। इस वीक को इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है डिटेल में, मैं ज़्यादा डिटेल में जाकर इसमें बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग कितना उसको डिटेल में लेकर उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये शेयर करने में या दिखाने में, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ईजी नहीं पड़ेगा कि आप लोगों को ये रैंकिंग कैसे आई है, वो तो खैर नहीं बता सकते रैंकिंग कैसे आई गई है, उसके पीछे बैकएंड में बहुत बड़ा काम हुआ है। बस इतना बता सकता हूँ कि इस रैंकिंग से मार्केट की डायरेक्शन एडवांस में पता चल जाती है, वो भी 2-3-5% मूव के लिए नहीं। मैं मूव की बात करता हूँ 50% से 100% मूव्स के लिए, जैसा हमने आईटी सेक्टर के अंदर देखा। मेटल्स को मैंने लास्ट ईयर टॉप पर शॉट मारा था, एकदम बॉटम पर आके कैप्चर किया था। तो इस तरह के मूव जहां पर एक मोटा पैसा बनाने की बात कर रहे हो, एक बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने की बात कर रहे हो, उनके लिए उस पर्टिकुलर काम के लिए ये फाइल बहुत काम की चीज़ है, और इससे बहुत बड़े सिग्नल्स आप बना सकते हैं, और एक अच्छा रिटर्न आप बना सकते हैं। अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कनेक्ट करना है, तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस का डिटेल में नॉलेज लेना है, कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं वन टू वन, मैं एज सच कोई बैच नहीं चलाता हूँ, मेरा कोई सेशन चलते हैं वन टू वन लेवल पे। बहुत बड़ी मात्रा में मैं कोई अकेडमी नहीं चलाता हूँ। मैं अपना कहीं जॉब करता हूँ, यूट्यूब चैनल चलता है, अपनी छोटी मोटी ट्रेडिंग करता हूँ, बस यही है अपना। और वन टू वन बेसिस पर पढ़ाता भी हूँ, बहुत ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन हाँ 4-5 लोग मेरे पास में रहते हैं। क्वालिटी लोगों को पढ़ाता हूँ और अच्छी लोगों को पढ़ाता हूँ, सो दैट दे कैन मेक द मनी, और वो एक अपनी लाइफ में चेंज कर पाए। और क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है जो मैंने एक बार में दे दिया और उससे पैसा बनना चालू हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये कोई बहुत सिंपल सी चीज़ भी नहीं है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इस शीट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछनी है, जाननी है, आप चाहते हैं मैं रोज़ लाइव आऊँ, आप चाहते हैं मैं पीरियडिकल बेसिस पे लाइव आता रहा करूँ, तो डेफ़िनेटली आप कोशिश करिए सब्सक्राइब बेस बढ़ाने में, अगर आप मेरी मदद कर सकें, तो एक थोड़ा मेरे लिए मोटिवेशन बनेगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, हमने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया लास्ट के कुछ 3-4 महीने में, हमारे कॉल्स बहुत अच्छे चले हैं। हमने बहुत अच्छे-अच्छे सेक्टर्स को पकड़ के टाइमली उसमें पैसा बनाया है, चाहे वो इन्फोसिस की बात करें, कोफोर्स की बात करें, एचसीएल की बात करें, बीडीएल की बात करें। मार्केट में जब पीएसयूज़ की बात आना स्टार्ट हुई थी, हम पीएसयू के अंदर बहुत पहले से बैठ चुके थे। अगर आप हमारे एचएएल, बीडीएल के रिटर्न्स निकाल के देखें, हमने और भी स्टॉक उस सब पर दिए थे। हमने लॉजिस्टिक कंपनीज के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स को निकाल के दिया था। अगर उन सभी स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे, तो एक मोटा पैसा बना बना होगा डेफिनेटली फॉर श्योर।
रिस्क मैनेजमेंट जरूर अपने एंड पे देखें। ऐसा नहीं कि मैं कोई ट्रेड निफ्टी में दे रहा हूँ तो 10 लॉट ले लें, और कोई ट्रेड मैं अगर हैवेल्स में दे रहा हूँ तो उसमें एक ही लॉट लिया जाए, ऐसा नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी ट्रेड आप लीजिए, आप रिसर्च करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, सिर्फ नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये जिम्मेदारी आपकी कि आप स्वयं उस पर एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से कंसल्ट करें, एडवाइजर से। उसके बाद में ही ट्रेड आप लिया करें। और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी चीज़ है जो हमेशा फॉलो करिए। क्वांटिटीज रिस्क हमेशा मिटिगेट जितना कंट्रोल हो सके। यू शुड बी नोइंग इन एडवांस कि आप कितना लूज करने वाले हैं, कितना लूज कर सकते हैं, उतना ही करें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। कुछ भी जानकारी मुझसे डिटेल में चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।